एमए पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर में सभी विद्यार्थियों का बहुत स्वागत है। आज से थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों की ऑप्शनल पेपर अर्थात इंटरनेशनल लॉ की क्लास का मैं आरंभ कर रहा हूँ। आप लोग मुझसे भली भांति परिचित हैं। मैं हूँ डॉक्टर संजय गुप्ता और फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में मैं आपको मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम का पेपर पढ़ाता था। मुझे आशा है कि आप लोग की पढ़ाई चल रही होगी, अपने अपने घरों में रहकर आप पढ़ाई कर रहे होंगे और मुझे ये भी आशा करता हूँ कि ये जो कोविड का दौर चल रहा है आप लोग अपना इसमें बहुत ख्याल रख रहे होंगे। ऑल द प्रिकॉशंस दैट आर बीइंग आस्क्ड टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, you must be following all those precautions. And now when you are at home, you are supposed to carry on your studies seriously. अभी आप लोग को पता है कि I have already started my third semester classes with regard to the compulsory paper. Compulsory paper जो आपके थर्ड सेमेस्टर में मैं पढ़ाऊँगा उसका नाम है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट CPT। और उसकी मैंने अब तक 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड में कर चुका हूँ CPT का, और आगे आने वाले दिनों में भी इस प्रकार से ये वीडियो क्लासेस चलती रहेंगी। अब देखिए, ये जो मैं आपको क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, आरंभ जो मैंने किया है ये बेसिकली वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से होगा, यूट्यूब लेक्चर्स के माध्यम से होगा, क्योंकि आई फाउंड दैट द वीडियो लेक्चर्स that are put on the YouTube channel, they are everlasting, they are more productive in the sense that even if someone is unable to understand the lecture, he or she can again hear and rehear as many times as one wants. So that way YouTube lectures will be always very productive and beneficial to you for your future time as well, even when you are preparing for your examinations. Now coming back to today's class of international law, let me first explain you very clearly that this is the optional paper that I am going to take. The name of this paper is International Law. The broad name is the International Law, and this is one of the optional papers in your third semester. So for those of you who are interested in studying this paper, you are most welcome. जो लोग इस पेपर को पढ़ना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विधि इसका नाम है, ये ऑप्शनल पेपर है, वैकल्पिक पेपर है ये, और जो लोग इस पेपर को पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं वो लोग इसमें भाग ले सकते हैं इस क्लास में, और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यानी बाद में जब हम लोग का यूनिवर्सिटी की रेगुलर फंक्शनिंग शुरू हो जाएगी, देन यू कैन गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड फॉर्मली फॉर दिस पेपर। तो इस पेपर का इंटरनेशनल लॉ नाम है थर्ड सेमेस्टर का, और पेपर नंबर 4A है। दिस पेपर इज 4A, और इसका पूरा जो नॉमेनक्लेचर है, पूरा नाम इस पेपर का फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ पीस। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ पीस अर्थात शांति के आधारभूत सिद्धांत, शांति के नियम के आधारभूत सिद्धांत। अगर हम हिंदी में कहेंगे शांति के नियम के आधारभूत सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ पीस। अच्छा, जहाँ तक इसके सिलेबस की बात है, you must be all aware of the fact that all the syllabus, whether of this paper or any other paper, have been uploaded on the university website. ये सारे सिलेबस यूनिवर्सिटी वेबसाइट में उपलब्ध है। सो एनीवन हु वांट्स द सिलेबस, हु इज़ नॉट हैविंग द सिलेबस, एंड आई प्रिज्यूम दैट अभी आप लोग के पास सिलेबस नहीं होगा, यू कैन एक्सेस द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। वहाँ पर आपको सिलेबस में आपको वहाँ मिल जाएगा। लेकिन फिर भी बिफोर आई बिगिन विद द लेक्चर, थोड़ा सा आपको इसके बारे में ब्रॉड आउटलाइन बता दें, सिलेबस है क्या, है ना। एज यू नो, एज इज़ यूजुअल, दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 यूनिट्स। ये पेपर 4 यूनिट में विभाजित है, विभक्त है। फर्स्ट जो यूनिट है दैट विल कवर द बेसिक्स ऑफ द इंटरनेशनल लॉ,
अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विधि का जो आरंभिक यानी जो इंट्रोडक्टिव प्रस्तावना से संबंधित भाग है वो यूनिट 1 में पढ़ाया जाएगा। उसमें क्या है, उसमें है इंटरनेशनल लॉ, मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड सोर्सेस, है ना। इंटरनेशनल लॉ अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विधि, इसका अभिप्राय, अर्थ, प्रकृति, इसका क्षेत्र तथा इसके स्रोत। दूसरा इसमें जो टॉपिक होगा इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा नागरिक विधि या राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा राष्ट्रीय विधि, इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ। दिस विल बी द फर्स्ट unit. So these are the two main topics that will be covered under the first unit. Now coming to the second unit, now there is a second part of unit 1 also. This is not all about unit 1. ये तो 2 टॉपिक था ही है, इसके अलावा तीसरा इसमें टॉपिक है अबाउट द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय विधि का ऐतिहासिक विकास, इंटरनेशनल हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ तीसरा है। देन द फोर्थ टॉपिक इज द 3 स्कूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय विधि के 3 विचार संप्रदाय, अंतर्राष्ट्रीय विधि के 3 विचार संप्रदाय, दैट इज 3 स्कूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। Then the next topic within this unit is subjects of international law. Subjects of international law अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय, अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय, subjects of international law। और इसमें क्या होगा, states and individuals। states and individuals अर्थात राज्य तथा व्यक्ति दोनों अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय माने गए हैं। और इससे संबंधित एक और है पॉइंट, और वो है प्लेस ऑफ इंडिविजुअल्स इन इंटरनेशनल लॉ। प्लेस ऑफ इंडिविजुअल्स इन इंटरनेशनल लॉ अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विधि में व्यक्तियों का स्थान, है ना। प्लेस ऑफ इंडिविजुअल्स इन इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय विधि में व्यक्तियों का स्थान। सो ऑल दीज आर द टॉपिक्स दैट विल बी कवर्ड इन द फर्स्ट यूनिट। अब सेकेंड यूनिट में क्या होगा, सेकेंड यूनिट में जो पहला पॉइंट है दैट इज अबाउट द स्टेट टेरिटरी, राज्य का प्रदेश, स्टेट टेरिटरी, और स्टेट टेरिटरी एंड इट्स डिफरेंट पार्ट्स, राज्य का प्रदेश तथा या राज्य का क्षेत्र तथा उसके विभिन्न भाग या भूभाग, राज्य का क्षेत्र तथा उसके विभिन्न भाग या भूभाग। दूसरा टॉपिक है इसमें मोड्स ऑफ एक्वायरिंग एंड लूजिंग स्टेट टेरिटरी, अर्थात राज्य के क्षेत्र को या राज्य के प्रदेश को प्राप्त करने के तथा खोने के कौन कौन से तरीके होते हैं। हालांकि खोने का तो कोई तरीका नहीं होता है। इफ़ आई हैव लॉस्ट समथिंग दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ माई फॉल्ट, है ना। सो दैट इज नॉट डेलिबरेट। When someone loses anything, any personal belonging of his own, then it is not, we won't call it that it is a method to lose. Rather we will say that it happened just because of my casual attitude, because mistakenly it happened, है ना। लेकिन फिर भी इसमें जो टॉपिक है मोड्स ऑफ एक्वायरिंग एंड लूजिंग टेरिटरी, अर्थात राज्य का क्षेत्र प्राप्त करने तथा खोने की कौन कौन से प्रकार है, विधियां हैं। तीसरा जो है दैट इज अ स्टेट जुरिस्डिक्शन, अर्थात राज्य का क्षेत्राधिकार। The third is the state jurisdiction या राज्य का क्षेत्राधिकार। And the fourth topic in this unit is air space, outer space and high seas। बल्कि फोर्थ इसका नहीं, अगला पॉइंट नहीं है, बल्कि स्टेट जुरिस्डिक्शन का ही पार्ट है, राज्य का क्षेत्र का ही ये पार्ट है। जब हम राज्य के क्षेत्र के बारे में, राज्य का के क्षेत्राधिकार के बारे में, दोनों चीज़ों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। राज्य का क्षेत्र एक बात हो गई और राज्य का क्षेत्राधिकार अलग हो गया। दैट इज the area of the state or the different parts of the state or the state territory is one thing and the jurisdiction of the state is different thing. So under the point state jurisdiction we will be teaching or we will be dealing with the airspace, outer space and high seas, है ना। राज्य के क्षेत्राधिकार में बात आएगी कि वायु क्षेत्र, वायु क्षेत्र तथा खुले समुद्र या महासमुद्र, खुले समुद्र या महासमुद्र, है ना। तो इतने विषय हम सेकेंड यूनिट में पढ़ाएंगे। नाउ कमिंग टू द थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में जो टॉपिक्स हैं, नंबर 1 दैट इज रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन यानी मान्यता, रिकॉग्निशन यानी मान्यता। दूसरा टॉपिक है सक्सेशन। सक्सेशन यानी उत्तराधिकार, है ना। दिस इज द सेकेंड टॉपिक, उत्तराधिकार। थर्ड इज द इंटरवेंशन अर्थात हस्तक्षेप, इंटरवेंशन या हस्तक्षेप। चौथा पॉइंट होगा इसमें, टॉपिक होगा एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन यानी प्रत्यर्पण, प्रत्यर्पण एक्स्ट्राडिशन, है ना। एंड द फिफ्थ पॉइंट वुड बी, द फिफ्थ टॉपिक वुड बी अजाइलम। अजाइलम यानी शरण,
अजाइलम के दो प्रकार होते हैं, नंबर वन इज द टेरिटोरियल एंड द सेकेंड इज द डिप्लोमेटिक, दैट इज टेरिटोरियल एंड डिप्लोमेटिक अजाइलम, अर्थात प्रादेशिक तथा कूटनीतिज्ञ या राजनयिक शरण, है ना। तो अजाइलम के दो भाग हो गए, टेरिटोरियल एंड डिप्लोमेटिक, अर्थात प्रादेशिक तथा कूटनीतिज्ञ या राजनयिक शरण, है ना। सो दीज आर द 5 टॉपिक्स दैट विल बी डेल्ट इन द थर्ड यूनिट। और चौथे यूनिट में जो हम बात करेंगे दैट इज अबाउट लीगेशन एंड डिप्लोमेटिक एनवॉयस। लीगेशन का तात्पर्य लीगेशन, LEGATION, LEGATION लीगेशन एंड डिप्लोमेटिक एनवॉयस। लीगेशन का मतलब है दूत भेजने का अधिकार, दूत भेजने का अधिकार, है ना। कौन दूत भेज सकता है ना। सॉवरन स्टेट से केवल भेज सकते हैं, यानी संप्रभु देश ही दूत या राजदूत भेज सकते हैं, सभी लोग नहीं भेज सकते, सभी देश नहीं भेज सकते हैं। सो दूत भेजने का तथा कूटनीतिक व्यक्तियों का से संबंधित जो प्रावधान है वो इस यूनिट में पढ़ाया जाएगा। सो लीगेशन एंड डिप्लोमेटिक एनवॉयस, और उसमें जो कैटेगरीज आ जाती हैं, कंसल्स हैं और डिप्लोमेट्स हैं। कंसल CONSULS यानी वाणिज्य दूत, कंसल्स को हम हिंदी में कहते हैं वाणिज्य दूत, और राजनयिकों को कहते हैं डिप्लोमेट्स। तो कंसल्स तथा डिप्लोमेट्स के प्रिविलेजेस क्या हैं, पावर्स क्या है, इम्यूनिटीज़ क्या हैं, अर्थात इन दोनों जो कैटेगरीज हैं इनके विशेषाधिकार क्या है और इनकी उन्मुक्तियाँ क्या है। सो दीज 2 थिंग्स विल बी कवर्ड इन दिस टॉपिक। फिर इसका दूसरा जो टॉपिक होगा वो इस 4th यूनिट में, दैट इज अबाउट द लॉ ऑफ ट्रीटीज, यानी संधि के नियम। लॉ ऑफ ट्रीटीज अर्थात संधि के नियम, है ना। तो इसमें बहुत तरह की इसमें बातें करी जाएंगी। द थर्ड टॉपिक इन दिस यूनिट इज द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, अर्थात विवादों का निष्पादन या विवादों का निपटारा। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, 2 प्रकार से डिस्प्यूट्स को सेटल करते हैं। नंबर 1 इज द पीसफुल एंड द अदर इज द कोर्सिव मेथड, है ना, अर्थात शांतिपूर्ण तथा बाध्यकारी। 2 प्रकार के मेथड होते हैं किसी भी झगड़े को सुलझाने के लिए, एक तो शांतिपूर्ण तरीका होता है और दूसरा कर्सिव अर्थात बाध्यकारी होता है। तो ये तीसरा टॉपिक होगा इस यूनिट में, 4th यूनिट में। तो ब्रॉडली हमने आपको ये बताया कि देयर विल बी 4 यूनिट्स एज यूजुअल, और 4 यूनिट में हम क्या क्या करेंगे ये हमने अभी आपके सामने स्पेल आउट किया है। और इस पेपर का नाम एक बार हम फिर बता दें, द पेपर नंबर इज 4A, और पेपर का नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ पीस, अर्थात शांति के नियम के मौलिक सिद्धांत की या आधारभूत सिद्धांत, है ना। सो दिस इज इंटरनेशनल लॉ। कुछ किताबों के भी नाम नोट कर लीजिए। बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ बुक्स यू वोंट बी एबल टू कवर द सिलेबस। जो 2-3 महत्वपूर्ण किताबें, एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ यू आर एक्सपेक्टेड टू नो द नेम्स ऑफ सम गुड बुक्स, है ना। अंतर्राष्ट्रीय विधि के विद्यार्थी होने के नाते कुछ अच्छे पुस्तकों का नाम आपको अवश्य पता होना चाहिए। ऑल्दो यू मे बी रेफरिंग अदर बुक्स बिकॉज वट एवर इज अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट्स और इन द टैगोर लाइब्रेरी, दैट ओनली यू विल बी कंसल्टिंग और रेफरिंग टू। लेकिन फिर भी बीइंग अ स्टूडेंट, चूंकि आप अंतर्राष्ट्रीय विधि के विद्यार्थी, इसलिए अच्छे नाम को जान लीजिए। फॉर एग्जाम्पल ओपेनहीम, OPPENHEIM, ओपेनहीम। फिर से सुन लीजिए स्पेलिंग, OPPENHEIM, ओपेनहीम। ओपेनहीम की पुस्तक का नाम है इंटरनेशनल लॉ। इंग्लिश में बुक है ये, अंतर्राष्ट्रीय विधि, बट आई डोंट नो वेदर दिस बुक हैज बीन ट्रांसलेटेड इन हिंदी और नॉट, बट एटलीस्ट you should know the name of the book, ओपेनहीम इंटरनेशनल लॉ, है ना। अभी जब हम आपको बताएंगे कि ओपेनहीम इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ। ओपेनहीम को आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक माना जाता है, पिता माना जाता है, आधुनिक। लेकिन ध्यान रखिएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट द फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ, है ना, क्योंकि ग्रोशियस को अदरवाइज माना गया है ही इज़ द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन जनरल, है। सामान्य रूप से ग्रोशियस को, ह्यूगो ग्रोशियस जो एक डच विचारक है, उसको माना गया है इज़ द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, बट ओपेनहीम इज कंसिडर्ड टू बी एज अ फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ, अर्थात 20वीं शताब्दी में जो आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का सूत्रपात हुआ उसके जनक को ओपेनहीम माना गया है। द सेकेंड बुक इज बाय J.G. स्टार्क, ये शॉर्ट में लिख लेते बाय स्टार्क, STARKE, स्टार्क। और स्टार्क की पुस्तक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल लॉ। एन इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल लॉ अर्थात हिंदी में अगर कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रस्तावना,
है ना, एन इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल लॉ। लेकिन अंग्रेजी में ही नाम इसको ध्यान रखिएगा, डोंट ट्राई टू कम डाउन टू द हिंदी वर्जन बिकॉज दैट मे नॉट बी वेरी अप्रोप्रिएट, है ना। राम को हम राम ही कहेंगे, है ना, देयर इज नो हिंदी और इंग्लिश वर्ड फॉर दैट, ठीक है ना। तो स्टार की जो पुस्तक है, STARKE स्टार की जो पुस्तक है, एन इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल लॉ, है ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ही इज वन ऑफ द लीडिंग लाइट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तीसरी जो पुस्तक है अच्छे ऑथर की, एक अच्छे विद्वान की है, उसका नाम है हैंस केल्सन। हैंस HANS, हैंस, और केल्सन है KELSEN, केल्सन, हैंस केल्सन। इनकी पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, है ना, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धांत अगर हिंदी में कहेंगे। बस समझने के लिए आपको बता रहे हैं, इसका हिंदी वर्जन ये होगा, बट अदरवाइज रिमेंबर द नेम ऑफ द बुक इन इंग्लिश। हैंस केल्सन की पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कॉलर ऑन द सब्जेक्ट इज वैटल, VATTEL, वैटल। इनकी पुस्तक का नाम है द लॉ ऑफ नेशंस, बाय E.D. वैटल। अगर हम पूरा नाम बोलें E.D. वैटल, VATTEL, वैटल, द लॉ ऑफ नेशंस, है ना, इनकी पुस्तक है ये। एक पुस्तक और भी बहुत अच्छी है बाय हॉलैंड, है ना, बाय हॉलैंड, HOLLAND, हॉलैंड, स्टडीज इन इंटरनेशनल लॉ, है ना, स्टडीज इन इंटरनेशनल लॉ बाय हॉलैंड, है ना। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, है ना। लॉरेंस, है ना, अनदर इंपॉर्टेंट राइटर ऑन द सब्जेक्ट इज लॉरेंस, LAWRENCE, लॉरेंस, है ना। आ हैंडबुक ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ए हैंडबुक ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, दिस इज द नेम ऑफ द बुक, है ना। एक किताब और नाम लिखिए, क्योंकि इन सब का आप जब आप पढ़ेंगे किसी पुस्तक से, या हम जब आपसे बात करेंगे तो इन सब का नाम जरूर आएगा वार्तालाप में, है ना। तो एक पिट कॉबेट की एक इंपॉर्टेंट बुक है, पिट कॉबेट, PITTCOBBET, पिट कॉबेट, COBBET, पिट कॉबेट, है ना। इनकी पुस्तक का नाम है लीडिंग केसेस एंड ओपिनियंस ऑन इंटरनेशनल लॉ, लीडिंग केसेस and opinions on international law, है ना। This is another important book, leading cases and opinions on international law. Fenwick, 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 इनकी पुस्तक का नाम है इंटरनेशनल लॉ, है ना। फेनविक की पुस्तक का नाम है इंटरनेशनल लॉ। तो ये तो कुछ पाश्चात्य विद्वानों की किताबें थी, पुस्तकें थी। अब कुछ भारतीय विद्वानों का भी नाम ले लिया जाए। वी शुडंट फॉरगेट द इंडियन राइटर्स एज वेल, बिकॉज अल्टीमेटली वी विल हैव टू रीड दीज बुक्स ओनली, बिकॉज all these books that I have dictated to you just now may not be available even in the library, है ना। तो इसलिए now let us come to the Indian writers, but anyway these Indian writers are also very good, है ना। they are very lucid, they are very easy to understand, इनको समझना आसान है। पहला जो किताब है बाय S.K. कपूर, इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। S.K. कपूर की पुस्तक है इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। दूसरी जो इनकी पुस्तक है ह्यूमन राइट्स अंडर इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स अंडर इंटरनेशनल लॉ, बिकॉज ह्यूमन राइट्स इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। अभी तो नहीं, आगे नेक्स्ट 4th सेमेस्टर में, इन द 4th सेमेस्टर यू विल बी स्टडिंग अबाउट ह्यूमन राइट्स एज वेल। इसलिए S.K. कपूर की एक एक्सक्लूसिव बुक भी आती है जिसका नाम है ह्यूमन राइट्स अंडर इंटरनेशनल लॉ। नेक्स्ट बुक इज बाय हरि ओम अग्रवाल, इसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं H.O. अग्रवाल भी कहते हैं, हरि ओम अग्रवाल। इनकी पुस्तक का नाम वही है इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स, वही किताब का नाम है जो S.K. कपूर की पुस्तक का नाम है। और सबसे बड़ी बात है, बोथ दीज बुक्स आर अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। S.K. कपूर एंड हरि ओम अग्रवाल बोथ बुक्स आर अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, है ना। तो इसलिए ये आपके लिए किताब, ये दोनों बहुत अच्छी किताब है। एक किताब और भी अच्छी है जिसका नाम है बाय गुरदीप सिंह,
गुरदीप सिंह, है ना, गुरदीप सिंह, GURDEEP, गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह की पुस्तक का नाम है इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय विधि। ये भी बहुत अच्छी पुस्तक है एंड इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन बोथ वर्जन्स, है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये किताब मिल जाएगी। सो दीज आर द नेम्स ऑफ फ्यू गुड हिंदी बुक्स, है ना। अदरवाइज इन मार्केट देर आर मेनी नंबर ऑफ बुक्स दैट आर अवेलेबल, है ना। तो आप लोग कभी भी अगर आपको कोई पुस्तक लेना हो तो पहला चॉइस, पहली प्रेफरेंस यही वाली किताब रखिएगा, कपूर की या एच.ओ. अग्रवाल की। लेकिन अगर आप इसके अतिरिक्त भी किसी और अन्य पुस्तक का अध्ययन करना चाहते हैं तो यू आर ऑलवेज एट लिबर्टी टू सेलेक्ट a book as per your own choice, है ना। So this is about the books and that was about the syllabus। अच्छा, अब देखिए जब हम बात करते हैं, नाउ लेट अस कम टू द टॉपिक, थोड़ा सी बात हो पाएगी, क्योंकि देखिए एक प्रॉब्लम यह है कि आई वोंट बी एबल टू टेक लॉन्ग क्लासेस। एक घंटा क्लास तो आई कैन टेक वेरी इजीली, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। आई हैव ऑलरेडी टेकन क्लासेस, stretching up to 2 hours or going even beyond that. But the problem is that when we upload it on the YouTube, then it becomes very painful. The process is very, you can say, it's very time taking, very time consuming. ये जो वीडियो लेक्चर्स है, it is not easy to upload them on YouTube channels. क्यों? क्योंकि because the process, the speed is not up to the mark and it takes hours together. तो अभी जो हम ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, let me tell you that it will take no less than at least 3 to 4 hours. जबकि I have Jio connection is quite good, उनकी स्पीड भी अच्छी होती है। I have also Wi-Fi at my home, तो वाईफाई की भी स्पीड अच्छी है, वाईफाई एयरटेल का है, जियो का तो कनेक्शन अलग होता है ना। बोथ दिस यू कैन से बोथ दिस इंटरनेट्स, चाहे वो जियो का इंटरनेट हो चाहे वाईफाई का हो, बोथ आर वेरी गुड। लेकिन फिर भी अपलोड करने में इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो इसलिए अगर हम 1 घंटे का ये वीडियो लेक्चर बनाएंगे, इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, वेरी यू कैन से टाइम टेकिंग टू गेट इट अपलोडेड ऑन द यूट्यूब। फिर भी एकदम स्ट्रिक्टली हम ये नहीं कह रहे कि आधे घंटे ही पढ़ाएंगे, आधा घंटा, 35 मिनट, 40 मिनट, अभी भी देखिए आधा घंटा होने वाला है। बट आई विल बी स्पीकिंग फॉर एटलीस्ट 10 to 15 minutes more, because I have to be very cautious that the video lectures do not get very long or lengthy, है ना। नहीं तो फिर आज हम अपलोड कर रहे हो, कल आपको ये सुनने को मिलेगा, ये है ना। तो अब जब नाउ लेट अस कम टू द टॉपिक डायरेक्टली, दैट इज इंटरनेशनल लॉ। अब यहाँ पर सबसे पहली बात आती है अबाउट द नॉमेनक्लेचर, अबाउट द डेफिनेशन और अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। What is international law at all? अंतर्राष्ट्रीय विधि है क्या? In very simple terms, अगर हम ये कहना चाहें what is international law, then I would say that law that pertains to the countries or to the different nations will be termed as law of nations, will be termed as international law। पहले तो आप उसकी जो नॉमेनक्लेचर, उसी की व्याख्या कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय विधि अर्थात वो विधि जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संबंध रखती है, उसको हम अंतर्राष्ट्रीय विधि कहेंगे। दैट लॉ विच इज कंसर्न्ड विद द कमिटी ऑफ द नेशंस, विद द वर्ल्ड, विद द होल कलेक्टिविटी ऑफ द नेशंस विल बी टर्म्ड एज द लॉ ऑफ नेशंस और द इंटरनेशनल लॉ। ऐसी वो विधि जिसका संबंध है दुनिया के सभी देशों से, एक दो नहीं, कुछ देशों से नहीं, सभी देशों से जिस विधि का संबंध है उसको हम कहेंगे वो अंतर्राष्ट्रीय विधि है। जिस कानून का, जिस विधि का पूरी दुनिया से संबंध है, पूरी अंतर्राष्ट्रीय जगत से संबंधित है, उसे हम कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय विधि। सो लेट अस ट्राई टू सिंप्लीफाई आवर टॉपिक एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। सो दिस इज इंटरनेशनल लॉ। अब यहाँ पर केवल इतना ही बात नहीं है, इंटरनेशनल लॉ इज अ ह्यूज सब्जेक्ट। यहाँ पर एक बात ये आती है कि इंटरनेशनल लॉ ये क्या हमेशा से ये नाम चला आ रहा है या इसका किसी विद्वान ने नामकरण किया है? वेदर दिस नेम हैज बीन कंटिन्यूइंग फॉर एवर, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, फ्रॉम एंटिक्विटी, फ्रॉम डीप पास्ट, फ्रॉम लॉन्ग बैक इन हिस्ट्री, या ये अभी जल्दी रिसेंट का ये है। सो नाउ लेट मी क्लेरिफाई दैट द टर्म इंटरनेशनल लॉ इज ऑफ अ रिसेंट ओरिजिन। अंतर्राष्ट्रीय विधि, ये जो शब्द है ये अभी बहुत पुराना नहीं है,
ये अभी जल्दी का ही है। जल्दी से तात्पर्य नहीं है कि अभी कुछ वर्षों पहले या कुछ दशकों पहले है। रादर फॉर द फर्स्ट टाइम दिस वर्ड वाज कॉइन्ड इन द ईयर 1780, 1780 में, 1780 में, वर्ष 1780 में इस शब्द का पहले बार प्रयोग किया गया था। और किसके द्वारा, वो आप जानते हैं, आप उसके बारे में पढ़ चुके हैं, बाय जेरमी बेंथम। जेरमी बेंथम, ही वॉज अ ग्रेट लीगल स्कॉलर ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के बहुत बड़े ये विद्वान थे, ये विधिक वेत्ता थे। ही वॉज अ ग्रेट लीगल स्कॉलर ऑफ इंग्लैंड। और इनके द्वारा बहुत सारे फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, बहुत सारी इनके किताबें हैं। He has written voluminously and very extensively, and he has left an indelible imprint on the subject of international law. अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय पर इन्होंने अपनी बहुत बड़ी छाप इन्होंने छोड़ा है, बहुत बड़ी इनका एक प्रभाव है। और फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, चूँकि हम लोग इसको पढ़ाते हैं, इस बुक का कई बार रेफरेंस आता है व्हेनेवर वी आर स्पीकिंग अबाउट, टॉकिंग अबाउट जेरमी बेंथम। सो दिस बुक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इन्होंने जो इस शब्द का प्रयोग किया है, जब वो अपने अनेक लेखों को लिखते हैं, व्हेन ही इज राइटिंग राइटिंग एसेज, numerous essays that he has penned on international law, while dealing with the subject of law, then he has used this name in his writings on the concept of law. तो इसलिए जब हम कहते हैं कि पहली बार ही इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है, and maybe I am not very fully aware whether this word has appeared in the fragments of government or not. I am not aware of that, but definitely he is the creator of the word international law, जेरमी बेंथम। लेकिन अब यहाँ पर ये कहा जाए तो क्या जब जेरमी बेंथम ने वर्ष 1780 में इस शब्द का नामकरण किया था, क्या तभी से इंटरनेशनल लॉ चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। नो, दिस इज नॉट द फैक्ट। ऐसा नहीं है। द आइडिया ऑफ इंटरनेशनल लॉ प्रीसीड्स बेंथम। ओपेनहाइम, के बारे में हमने बताया, इनकी पुस्तक है इंटरनेशनल लॉ। ही सेज वेरी क्लियरली, दो द वर्ड वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल for the first time was coined by Bentham in 1780, but the idea persisted long back in history. इतिहास के बहुत पुराने समय में से ही इस शब्द का प्रचलन होता आया, नॉट स्पेसिफिकली इंटरनेशनल लॉ, लेकिन कानून या विधि, ये शब्द उतना ही पुराना है जितना मानव समाज। ओपेनहाइम is very particular about this concept, and he says that the idea of the law has always existed with the human civilization. This law is almost as old as the human beings themselves. यानी पुरातन समय से, हजारों वर्ष पूर्व से यह आइडिया चला आ रहा है। इसलिए ओपेनहाइम ने इंटरनेशनल लॉ के बारे में जब चर्चा करते हैं, अभी हमने आपको बताया था, ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ। तो उन्होंने जब चर्चा की अंतर्राष्ट्रीय विधि के इस विषय पर, तो उन्होंने इंटरनेशनल लॉ को दो भागों में बांटा। एक तो बताया लॉ ऑफ नेशंस इन एंटिक्विटी, लॉ ऑफ नेशंस इन एंटिक्विटी, यानी दूसरे तरह से समझ लीजिए कि अभी हमने आपको बताया ग्रोशियस इज कंसिडर्ड टू बी एज द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन जनरल। सामान्य रूप से ग्रोशियस को अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक माना जाता है ना। ग्रोशियस वॉज अ डच, ही बिलोंग टू द नेशन ऑफ हॉलैंड। वो हॉलैंड के वासी थे, नागरिक थे, यूरोपियन कंट्री है। उन्होंने लॉज ऑफ द सी पर एक बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी चर्चित पुस्तक भी लिखा है, लॉज ऑफ द सी, अर्थात समुद्र की विधियाँ। और समुद्र की विधियाँ इतना महत्वपूर्ण उनका ग्रंथ है कि दैट वाज रिफर्ड टू बाय द लीडिंग स्कॉलर्स ऑफ हिज टाइम। और उन्होंने एक प्रकार से जो कंट्रीब्यूशन दिया इस किताब के द्वारा, दैट बिकेम द बाइबल ऑफ इंटरनेशनल लॉ एट दैट टाइम। However, Grotius could not coin the term international law. At best, he was speaking only about the law of European countries, यानी यूरोपियन लॉ जिसे हम कहते हैं, यानी वो विधियाँ जो यूरोप के सभी देशों में साझा करी जाती थी, चलती थी, वहाँ पर उसने इस शब्द का प्रयोग किया, अर्थात वो विधियाँ जो सभी यूरोपीय देशों से संबंध रखती हैं, उसको कहता है इंटरनेशनल लॉ का जो पुराना जो एक नाम हो सकता है, दैट इज यूरोपियन लॉ। बट ही कुडंट कॉइन दिस टर्म, इसलिए इस टर्म को बहुत बाद में आकर 1780 में बेंथम ने पहली बार किया। इसलिए ग्रोशियस का नाम जब आता है तो ग्रोशियस वो पहला व्यक्ति जिसने पहली बार इस विधि के ऊपर
काफ़ी कुछ लिखा है, समुद्र की विधियों के ऊपर काफ़ी कुछ लिखा उसने, और उसने ही इस प्रकार की विधियों को दो भाग में उसको बांटा है। ओपेनहाइम ने दो भागों में बांटा है। पहला वो विधियों का भाग है जो ग्रोशियस के पूर्व के समय का है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ वुड बी दैट लॉ दैट प्रीसीड्स ग्रोशियस। ग्रोशियस वॉज देयर इन द 16th सेंचुरी। 16वीं शताब्दी के विचारक हैं ग्रोशियस। तो 16वीं शताब्दी अर्थात ग्रोशियस के आविर्भाव से पहले का जो कानून है वो कहता है प्री ग्रोशियस लॉ और इंटरनेशनल लॉ दैट प्रीसीड्स ग्रोशियस और इंटरनेशनल लॉ इन एंटिक्विटी, अर्थात प्राचीन अंतर्राष्ट्रीय विधि या अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्राचीन स्वरूप। और दूसरा, और यानी दूसरे अर्थों में कह सकते हैं ग्रोशियस के पूर्व का जो कानून है, ये विधि है, उसको कहता है प्री ग्रोशियस लॉ। अलग अलग नाम से उसको बुलाया है बट द मीनिंग इज सेम। चाहे ग्रोशियस के पूर्व का कानून कहें, चाहे लॉज इन एंटिक्विटी कहें यानी प्राचीन या पुरातन विधियां कहें, लेकिन ये सब ग्रोशियस के पूर्व के समय का संकेत करते हैं। और दूसरा वो कहता है कि लॉस आफ्टर ग्रोशियस, इंटरनेशनल लॉ आफ्टर ग्रोशियस, अर्थात ग्रोशियस के पश्चात का अंतर्राष्ट्रीय विधि। ये दो भाग उसने ओपेनहाइम ने बताए हैं। तो इसलिए पहले हम बात चर्चा करते हैं थोड़ी सी अबाउट द लॉस दैट प्रीसीड्स, दोज लॉज दैट प्रीसीड्स इंटरनेशनल लॉ दैट इज ग्रोशियस, अर्थात वे कानून कौन से हैं जो ग्रोशियस के पूर्व के समय के थे। अच्छा, अब देखिए ग्रोशियस के पूर्व के समय के जो विधियां हैं वो विभिन्न सभ्यताओं में देखी जाती हैं। विभिन्न सभ्यताओं की जो विधियां हैं उसमें हम कह सकते हैं कि वो विधियां हैं जैसे भारत में जो प्रचलित थी जो विधियां थी, चाहे वो युद्ध संबंधी विधियां रही हों, चाहे दूत या राजदूतों संबंधी विधियां रही हों, चाहे संधियों से संबंधित विधियां रही हों, but laws were there in ancient India as well, and a very definite code of laws existed, whether we come to know by way of Bhishma, Manusmriti, or by Bhishma, that is associated with the name of Bhishma, या याज्ञवल्क्य स्मृति, or laws that are mentioned in the two ancient Indian epics रामायण एंड महाभारत। तो प्राचीन भारत में बहुत बड़ा एक विशाल भंडार है विधियों का, और ये विधियां ऐसी महत्वपूर्ण विधियां हैं। वी स्पीक्स अबाउट लॉज ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, विभिन्न विषयों पर, चाहे वो युद्ध से संबंधित हो, चाहे कानून से संबंधित हो, चाहे वो संधियों से संबंधित हो, चाहे मैत्री से संबंधित हो, बट देयर इज अ वेरी एग्जॉस्टिव बॉडी ऑन लॉ इन एंशिएंट इंडिया। तो इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करूंगा। दूसरे जो सभ्यता में जो विधियां हैं उसमें आता है ज्यूस में, द ज्यूविश सिविलाइजेशन, अर्थात यहूदी सभ्यता में भी कानून का स्वरूप यानी प्राचीन विधियों का स्वरूप हमको देखने को मिलता है। तीसरी जो सभ्यता है जो महत्वपूर्ण है, दैट इज अबाउट द ग्रीक सिविलाइजेशन। ग्रीक सिविलाइजेशन अर्थात मिस्रवासी सभ्यता में, मिस्र की सभ्यता में या ग्रीक सिविलाइजेशन में भी रूल्स का या लॉस का एक बहुत बड़ा एक विषय हुआ करता था। एंड द फोर्थ इज द रोमन सिविलाइजेशन, दैट इज लॉस एज एग्जिस्टेड और एज प्रोपाउंडेड ड्यूरिंग द रोमन सिविलाइजेशन, अर्थात रोम की सभ्यता में। रोम की सभ्यता जो आरंभ होती है 3 BC से आरंभ होती है, 3 BC से आरंभ होती है, एंड इट एक्सटेंड्स अप टू 5th सेंचुरी AD। करीब 500 साल तक ये रोमन साम्राज्य का कार्यकाल देखा जाता है। और रोमन साम्राज्य में भी विधियों के बारे में बड़ी वृहत व्याख्या करी गई है। और भारत के अतिरिक्त अगर किसी अन्य देश का, पाश्चात्य देश का या किसी पाश्चात्य सभ्यता का कोई बहुत बड़ा योगदान है तो वो रोमन साम्राज्य का है। Other than India, any other civilization that has contributed massively to the growth and the development of modern international law, that is the Roman civilization or the Roman laws. तो हमारे सामने ये विभिन्न सभ्यताएं हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विधि पर बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो स्टूडेंट्स, आज की बात अभी फिलहाल इस वीडियो में हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। जैसे हमने शुरू में बताया था कि दैट आई वोंट बी एबल टू कैरी ऑन फॉर लॉन्ग बिकॉज ऑफ द
because of the problem of uploading the video. So what I think is that a video ranging somewhere between 30, 35 or maximum 40 minutes will be the length of my video classes, और क्योंकि हमारे लिए सुविधाजनक होगा हम इसको अपलोड कर सके. आई विल वेरी सून बी अपलोडिंग माई नेक्स्ट वीडियो लेक्चर एज वेल ऑन द यूट्यूब, है ना. तो इसलिए अभी बात इस लेक्चर में यहाँ तक समाप्त कर रहे हैं, और इसके आगे हम जब नया अपलोड कर लेंगे, नया वीडियो शूट कर लेंगे, आई विल बी अगेन कमिंग अप टू यू, और इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे. बट ऑन योर पार्ट प्लीज़ कैरी ऑन योर स्टडीज़, प्लीज़ गेट होल्ड ऑफ सम गुड बुक, जो भारतीय पुस्तकें बताइए आप उसको खरीद लीजिए, एंड कैरी ऑन विद योर स्टडीज़. डू नॉट स्ट्रिक्टली गो बाय विद माय लेक्चर, ऑनलाइन लेक्चर, है ना, क्योंकि आपके पास किताब रहेगी और आप पढ़ते रहेंगे, दैट विल बी वेरी कन्वीनियंट टू यू. प्लीज़ ट्राई टू मूव अहेड ऑफ मी, है ना. हमसे आगे आप चलेंगे तो और भी अच्छा है. तो विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर. सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट लेक्चर. थैंक्स अ लॉट.